नमस्कार। जेडी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक विज्ञान के अंदर विज्ञान के कुछ एमसीक्यूज किए थे 2 क्लासों में। अब आज मैं एक रिवीजन क्लास लगा रहा हूँ। भौतिक विज्ञान की प्यूरी थ्योरी लगभग आपकी क्लास में ख़त्म किया जा चुका है। तो अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये पॉइंटर के रूप में है जो आपके पूरे सब्जेक्ट को पूर्णतः रिवाइज करता है। ये घटना चक्र की पॉइंटर आती है जिसके थ्रू आप परीक्षा के समय कुछ ही घंटों में एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, साल भर मेहनत की है, तो परीक्षा के समय इसको आप एक बार रिवाइज करेंगे। अगर आपके पास ये किताब है तो आप ये वीडियो साथ में घटना चक्र की पॉइंटर लेके बैठिए, साथ में हमारे वीडियो को देखते रहिए और आपका सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हर चीज़ का कवर कराया जाएगा। मान लीजिए अगर यह किताब आपको नहीं मिलती है, आप कहीं दूर दराज गांव में रहते हैं, आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से इस बुक को पढ़ सकते हैं। वैसे किताब बहुत अच्छी है। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला हमारा इकाई था भौतिक विज्ञान के अंदर मात्रक। चलिए मात्रक के बारे में बात करते हैं। तो बल, वेग, विद्युत धारा कार्य में से मूल भौतिक राशि है। तो आपको पहले ही बताया गया था क्लास में कि मूल भौतिक राशियाँ कितनी हैं? 7 हैं। तो विद्युत धारा इसमें से मूल राशि होती है। बाकी बल, वेग, कार्य, ये सब क्या हैं? व्युत्पन्न राशियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट। अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीट किया, विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। अगला क्वेश्चन है बल का मात्रक। बल का मात्रक है न्यूटन। कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक है जूल। आवृत्ति को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर। प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। एक पारसक तारों संबंधित दूरियों को मापने का मात्रक बराबर होता है। तो ये आपको क्लास में बताया गया था 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। मीटर में कितना होता है? 3 × 10⁻16। चलिए पारसक किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। अगला है माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो किसको गुणा करने पे प्राप्त होता है? सेंटीमीटर। 6 फीट लंबे व्यक्ति को नैनोमीटर में व्यक्त किया जाएगा। तो ये आंसर आपको याद होना चाहिए, 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर होता है 10⁹ मीटर या 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। ठीक है, मेगावाट किसकी इकाई है? बिजली की। एम्पियर इकाई है विद्युत धारा मापने की। प्रतिबल, बल, विकृति, दाब में वह राशि जिसका कोई मात्रक नहीं है। तो किसका मात्रक नहीं है? विकृति का मात्रक नहीं है। भौतिक राशियां हैं, उनको सुमेलित किया गया है। त्वरण किसमें नापा? इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का क्या मात्रक है? बल का है न्यूटन। कार्य आबलिक जूल, ऊर्जा का क्या है? जूल। आवेग का क्या है? आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकेंड। द्रव्यमान का किलोग्राम। दाब का पास्कल।
अगला है वाट किसका मात्रक है? तो शक्ति या सामर्थ्य का। नॉट क्या है? समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल मील क्या है? नौ संचालन में प्रयुक्त की गई दूरी की इकाई। कैलोरी ऊष्मा मात्रक है। वोल्ट विभवांतर। चलिए आगे चलते हैं। अगला है उच्च वेग। तो उच्च वेग किस में मापा जाता है? मैक में। ठीक है। एंगस्ट्रॉम क्या है? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है। 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। आपको ये सब चीज़ें क्लास में बताई जा चुकी हैं, लेकिन ये रिवीजन क्लास है, आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार से पास्कल किससे संबंधित है? दबाव से संबंधित है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के। ठीक है। 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है 10⁶ मीटर या 10⁴ सेंटीमीटर की लंबाई। ठीक है। अगला है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। सेल्सियस ताप मापन की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। आगे चलते हैं। कैलोरी किलो कैलोरी किलो जूल वाट में से ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो आप जानते हैं कैलोरी किलो कैलोरी किलो जूल ये सब ऊष्मा की इकाई है। वाट वाट इसकी इकाई नहीं है। वाट किसकी इकाई है? आपको पता होगा ऊर्जा की इकाई क्या है? वाट है। सेंटीग्रेड कैलोरी अर्ग जूल में से ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो आप जानते हैं कैलोरी अर्ग जूल ये सब क्या है? ऊष्मा की इकाई है। सेंटीग्रेड तापमान की इकाई है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर से है। ये तो आसान क्वेश्चन रहा। 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 ग्राम के। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन पर वर्ग मीटर। दाब में आप जानते ही हैं प्रेशर बराबर फोर्स अपान एरिया। तो फोर्स का न्यूटन मात्रक है, एरिया का वर्ग मीटर, तो न्यूटन वर्ग मीटर दाब का मात्रक हो जाएगा। अगला है 1 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर दाब समतुल्य है 1 बार इसको बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? मतलब हमारे पारिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है? बार। अब इसमें क्वेश्चन है बल दाब वेग त्वरण में अदिश राशि कौन से? बल वेग त्वरण इन सब में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, तो ये सदिश राशि है। दाब कैसा है? अदिश राशि है। एक बैरल का बैरल होता है कितने लीटर का होता है? एक बैरल 159 लीटर का। माइक्रोन नैनोमीटर आर्मस्ट्रांग फर्मी थर्मोमीटर में लंबाई की न्यूनतम इकाई सबसे न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर 10⁻15 मीटर के बराबर। क्यूसेक जल की प्रवाह की दर है। बाइट कंप्यूटर से संबंधित है। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता बार दाब से संबंधित है। क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। नॉट डॉप्सन पॉस मैक्सवेल में वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापी किस में नापी जाती है? डॉप्सन में। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे ओजोन परत की लंबाई किस में नापी जाती है? डॉप्सन में नापी जाती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? मापक यंत्र पैमाने। तो सोनार प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? नौसंचालकों द्वारा। महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में कौन सी वे
तरंगों का प्रयोग करते हैं? परासरब तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है ऑडियोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, विंडवेन में वायु की गति की किससे नापी जाती है? तो इसका आंसर है एनीमोमीटर द्वारा नापा जाता है। अगला है सुमेलित करना है। एमीटर विद्युत धारा नापा जाता है। टैक्योमीटर से क्षैतिज दूरियां, लंबे तुल्यन एवं दिशाओं का मापन किया जाता है। पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है किसमें? उच्च तापमान के मापन में। विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी में पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को, ठीक है। वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पायरीहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। मैनोमीटर के द्वारा की जाती है गैसों की दाब की माप। अगला है उपकरण, यंत्र और मापन की राशि। हाइग्रोमीटर तो किसे मापता है? सापेक्षिक आर्द्रता को। स्प्रिंग तुला क्या है? भार। ओडोमीटर वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। वायुमंडल दाब को मापने का उपयोग किया जाता है बैरोमीटर। बैरोमीटर में प्रयोग होता है पारे का। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है लैक्टोमीटर से। वायु की आर्द्रता मापने का प्रयोग लिया जाता है किसको? हाइग्रोमीटर। थर्मिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। अगला है स्टेथोस्कोप, हृदय की गति सुनने के लिए। स्फेग्नोमैनोमीटर रक्तचाप के लिए। कैरोटोमीटर सोने की शुद्धता मापने के लिए। लक्ष्मीमीटर प्रकाश तीव्रता मापने के लिए। रक्त दाब नापने का यंत्र क्या है? स्फेग्नोमैनोमीटर। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। हिमनद की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। क्या नापी जाती है? भूकंप की तीव्रता। अगला है रिएक्टर पैमाने के लिए प्रयोग होता है भूकंप लहरों का आयाम। सेल्सियस ताप से संबंधित है। किलोवाट आवर विद्युत। HR गुणांक रक्त। रिएक्टर पैमाना भूकंप। तापमान का वह पैमाना जिसे ऋणात्मक मान नहीं होता, किसमें नहीं होता? केल्विन में। भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है, किसको रिकॉर्ड करता है? भूचाल या भूकंप। ऊंचाई को मापने का यंत्र क्या है? अल्टीमीटर। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। फेदोमीटर समुद्र की गहराई। अल्टीमीटर ऊंचाई। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब। मैनोमीटर दाब के लिए। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन। कार्डियोग्राम हृदय की गति। सिस्मोमीटर भूकंप तरंगों की तीव्रता। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन की आवृत्ति के मापन में। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र है, तो कौन सा यंत्र है? इसका नाम क्या है? थियोडोलाइट। क्या नाम है? थियोडोलाइट। अब अगला चैप्टर है आपका यांत्रिकी। तो यांत्रिकी के अंदर द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है
कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? उसने सांस के द्वारा गैसों को अंदर लिया, जिससे उसका भार बढ़ेगा। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत अपकेंद्रीकरण। विस्थापन, वेग, बल, आयतन में सदिश राशि नहीं है। तो कौन सी नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, ये तीनों सदिश राशि या आयतन नहीं। समय, चाल, विस्थापन, दूरी में सदिश राशि, तो विस्थापन इसमें सदिश राशि है। संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य में सदिश राशि कौन सी है? तो संवेग केवल इसमें सदिश राशि है, बाकी दाब, ऊर्जा और कार्य अदिश राशि। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वह है द्रव्यमान। किस प्रकार से इसको जानेंगे? पदार्थ का संवेग क्या होता है? P बराबर m इंटू वी। यहाँ पर उसके बाद उसका अनुपात किससे निकालना है? mv का। वेग से अनुपात तो v से निकाल दीजिए, तो v कट जाएगा, तो बचेगा क्या? मास। ठीक है, m बचा। तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया? द्रव्यमान। बल गुणनफल है किस चीज़ का? आपको बताया जा चुका है क्लास में। बल किस चीज़ का गुणनफल है? तो बल बराबर क्या होता है? F बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। चलिए, यदि घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होंगी। तो क्या होंगी? 6 होंगी। आप समझ ही रहे हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो क्या होगा? उस घन के किनारे की लंबाई की इकाई में होंगी 6। चलिए आगे चलते हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा ना तो सृजन हो सकती है और ना ही विनाश। ठीक है। हवाओं की ऊर्जा है केवल गतिज। वायु शक्ति, विंड में पावर, ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वो क्या होती है? गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जड़त्व का नियम। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्रियों का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान विपरीत क्रिया होती है। यह नियम दिया था, किसने दिया था? न्यूटन का थर्ड लॉ ही है न्यूटन ने। ट्रेन के जड़त्व के बारे में जैसे पहले इससे पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो जब चलना प्रारंभ करती तो आप पीछे की तरफ झुके आते हैं। अगर चलती हुई गाड़ी में अगर ब्रेक लगा दिया जाए तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जड़ता आगे की तरफ बढ़ने की रहती है, लेकिन ब्रेक लगने पर हम रुक जाते हैं तो हम आगे की तरफ झुकावट महसूस करते हैं। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी गति में ला सकता है। तो कैसा सरफेस है? इसके बारे में क्वेश्चन में कराया था कि जब घर्षण विहीन पृष्ठ है तो वहाँ छोटा सा बल भी उसको आगे गति में ला सकता है। यदि किसी तल पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग यच परिवर्तित नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर घर्षण और ये जो संवेग की बात की जा रही है, दोनों कथन तो सही है और कारण भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण उसका वो नहीं है। ठीक है, स्पष्टीकरण वो नहीं है इसका। संवेग से यहाँ कोई मतलब नहीं है घर्षण का। ठीक है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने पर घर्षण कम हो जाता है। एक मनुष्य नाव में से
5 मीटर पर सेकंड की चाल से कूदा और 0.5 प्रति सेकंड की चाल से खिसकी नाव का द्रव्यमान मनुष्य का द्रव्यमान है। तो ये चीज़ आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको मैंने बताया था दोनों संवेग का संरक्षण के सिद्धांत। तो m1 b1 गुणे m2 b2 करेंगे। जब इस तरीके से m1 b1 इक्वल टू m2 b2 करेंगे तो इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपका मान क्या आएगा, द्रव्यमान मनुष्य का 10 आएगा। ठीक है। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे क्रमशः XYZ दूरी पर रुकेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर XYZ के बीच में क्या मान होंगे, -x इजकल टू y इजकल टू z। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से 4 पहियों में से प्रत्येक R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया -R कम होगी। अब इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हैं जिनको मैं डायरेक्ट बोलता जा रहा हूँ। इनको क्लासरूम में आपको सॉल्व कराया गया, बताया गया है, तो आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे। दो द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है तो इनके वेगों का अनुपात, तो गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मान लीजिए 4/9 है तो b कितना हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है। तेल में अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज रूप से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ठीक है। ऐसा क्यों होगा कि तेल के टैंकर में पिछले सिरे पर गहराई अधिक होगी, क्योंकि आगे से आने वाली हवाओं द्वारा एक बल लगाया जाएगा तेल के ऊपर। ठीक है ना। एक आगे गाड़ी बढ़ेगी तो एक प्रेशर लगेगा पीछे की तरफ। एवरी एक्शन हैव शुड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो रिएक्शन फोर्स तेल को कहाँ ढकेलेगा, पीछे की तरफ, पृष्ठ में ऊंचाई की तरफ ढकेलेगा। ठीक है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहिए पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इसमें से कौन कौन से कथन सही है? एक, बाहरी पहियों पे उल्टेगा, तीसरा बाहर की तरफ फिसलेगा। ठीक है। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। इससे क्या होगा, घर्षण कम हो जाता है। तरल घात करने का सही सूत्र है B = U + AT, हमने बताया था, उसी को पक्षांतर करिए तो -A = B - U/T आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला चैप्टर हमारा चालू होता है गुरुत्व के अधीन गति। वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो वो कौन था? भारतीय थे। कौन थे? ब्रह्मगुप्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया तो किसने दिया गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत? सर आइजैक न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है में से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। ठीक है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि क्यों नहीं गिरती पीसा की झुकी हुई मीनार? गुरुत्व केंद्र से रखे जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। ठीक है। तो गुरुत्व केंद्र
से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दुगनी होती है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल पर जो पड़ता हुआ होता है, अब जितना है उसका चौथा भाग, तो हम जानते ही हैं F=G m1 × m2/r²। तो अगर r की दूरी दोनों के पिंडों के बीच जितना बढ़ाया जाएगा उतनी की घात 2 से बल क्या होगा, कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती है तो 4 गुना कम हो जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार तो अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा वह है, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। हवा में लोहे लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ठीक है। दो गेंद क्रमशः 10 किलोग्राम 1 किलोग्राम उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो भूमि पर दोनों एक दूसरे के साथ पहुंचेंगी। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं। कथन सही है परंतु कारण गलत, ठीक है। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी के वजन का 1/6 रहता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ऐसा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण है लेकिन पृथ्वी से 1/6 गुना कम है, ठीक है। किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है। मानव शरीर का भार अधिकतम कहाँ होगा, ध्रुवों पर, ठीक है। वायु, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में से किस पिंड का अधिकतम भार होगा, जिसमें वह है, तो किसमें होगा, हाइड्रोजन। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन का विवरण प्रदर्शित करने वाला रेखाचित्र कैसा होगा। तो देखिए आपके सामने चित्र बना हुआ है, कैसा होगा, इस प्रकार से, ठीक है। एक चिकना तल क्षैतिज के साथ थीटा डिग्री आनत है। दी गई आकृति में दिखाया गया पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पर नीचे की ओर फिसलता है। अधिस्थल पिंड को पहुंचने में लगा समय, तो वो समय क्या होगा, ये -1/sin थीटा √2h/g, ठीक है। एक ऊंची इमारत में एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग होगा, तो क्या होगा, 29.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इन सब क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% कम कर दिया जाए तो पृथ्वी पे तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जानते हैं 1/r² है, तो r की मान घटेगा तो g का मान बढ़ेगा, ठीक है।
विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, कितना होगा? 980 सेंटीमीटर पर स्क्वायर से छोटा। ठीक है। एक वस्तु पृथ्वी तक द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। एक चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण G/6 है, तो पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा? उसका भार। द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है। W = m/J। m तो वही रहेगा, G आपका W चेंज होगा, तो यहाँ पर m की बात कर रहा है तो m वही रहेगा। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। इतनी तेज गति को हम अनुभव नहीं करते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। समझ रहे हैं इस बात को? अगर हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो हम ट्रेन इतनी तेज भागती होती है, लेकिन हम इसको नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि हमारी सापेक्षिक गति 0 रहती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, पर द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है। W = m/G। m तो वही रहेगा, G का मान 0 होने पर W का मान 0 हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं करता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। किसके द्वारा? डॉपलर प्रभाव द्वारा। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है केंद्राभिमुखी या विकेंद्र बल के कारण। प्रकृति के ज्ञात बलों के 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। तो सबसे प्रबल कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल। सबसे कमजोर बल के बारे में भी बताएगा तो कौन सा बल है? वो गुरुत्व बल है। ठीक है। आगे चलते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। लिफ्ट में कैसे क्या होगा? तो लिफ्ट में आपका भार अधिक कम मालूम पड़ेगा जब लिफ्ट किसी त्वरण गति के साथ ऊपर जा रही हो। लोलक गति की काल अवधि या टाइम पीरियड क्या होगा? तो किस पे निर्भर करता है? लंबाई के ऊपर। T = 2π√L/G। तो यहाँ पर किस पे निर्भर करेगा? L पर निर्भर करेगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है। लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उसका लड़की के खड़े होने पर प्रदोलावर्त तो क्या हो जाएगा? प्रदोलावर्त काल कम हो जाएगा। ठीक है।
सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। ठीक है। हर आवर्तन में गोला 2 बार किसी निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति के त्वरण शून्य होते हैं। अगला है सामान्य दोलक का दोलन आयाम के साथ साथ कम होता जाता है। इसके बारे में विशेष रूप से क्लास में पढ़ाया गया है। इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है? 1, 2 और 4। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है। किस समय चलती है? शीतकाल में। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अंतर में फेंका जाए तो वो, क्योंकि ये पलायन वेग से कम है तो कहाँ आ जाएगी? वापस पृथ्वी पर। ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उसके वर्गमूल से कम होता है। ठीक है। चलिए अगला चैप्टर है हमारा स्थूल के पदार्थों का गुण। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण, तो इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है द्रवभूत की संकुचित होकर न्यूनतम छेद घरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। नैनोद्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है घर्षण। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के 2 भिन्न बांसों के बुलबुलों को एक नली में एक दूसरे के संपर्क में ले आया जाए तो छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाए तो बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है। एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विभाएं अलग अलग एक ही बार में खींचे जाते हैं तो अधिकतम तय द्रव्य होगी जिस तार की लंबाई अधिक व्यास कम होगा। ठीक है। लंबाई के समानुपाती व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगी। यदि केशकत की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। ठीक है। मृत पेय का उपयोग करने में स्टा का प्रयोग नहीं कर पाते। शाही शोक पत्र काम करने के लिए विफल हो जाता। बड़े पेड़ जिन्हें अपने ओर चोर देखते पृथ्वी पर नहीं उगते। ठीक है। तो इनमें से 1, 3 और 4 सही है। मृत पेय में स्ट्रॉ का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि इसमें एक बाह्य बल अलग से लगाकर हम खींचते हैं। ठीक है। केशकत के सिद्धांत पर काम नहीं करता। केशकत का एकमात्र कारण नहीं है पौधों की जड़ों से। ठीक है। जल के पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए इसके लिए केशकत का अतिरिक्त समय सजय आदि भी उत्तरदायी है। ठीक है। बत्ती वाली स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है तो उसका कारण तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। जब जल की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता घटती है। जल, वायु, खून, अल्कोहल, गैसोलीन, शहद में सबसे ज़्यादा सांद्रता होती है शहद की। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायु दाब की कमी के कारण। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने की संबंधित आधारित है पास्कल के नियम पर। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल में भारतीय विशेष रूप से
ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में सार्वजनिक जीवन में क्रांति ला दी है। लोगों के आगमन तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध में। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से मौसम दशा इंगित होती है तूफानी मौसम का। ठीक है। निम्न दिए हुए 4 छिद्रों वाले फव्वारे पर ध्यान दीजिए। ठीक है। इसके बारे में क्या दे रहा है? फव्वारे के जिस क्षेत्र से अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा वह छिद्र कौन सा होगा? इसमें कौन सा होगा? ए के द्वारा। ठीक है। पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है एस्फाल्ट। कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है किंतु तल जल द्रवावस्था में बना रहता है। इसका कारण क्या है? जल की सघनता 4 सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जल जीवित रहता है क्योंकि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता। वर्ष की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल का अधिकतम घनत्व है 272 केल्विन पर। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि अपेक्षित घनत्व क्या होता है? दूसरा कम होता है। अगला है लोहे की कील पारे पर तैरती है जब वह पानी में डूब जाती है क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, पारे से कम है। एक सुई पानी में डूब जाती है। चलिए इसके बारे में तो ही जान ही रहे। जब कुएं के पानी से बाल्टी के ऊपर खींचते हैं तो हम महसूस करते हैं कि बाल्टी पानी के सतह से ऊपर भारी हो गई। क्यों भारी हो गई है? ऊपर आने पर उत्प्लावन बल उसमें खत्म हो जाता है। भारी इन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर गया है। इस जल में भार होगा क्या होगा? 0 होगा। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना क्या है? अपकेंद्रीय बल। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उनका कम घनत्व। वह तत्व जो पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था टेक्नीशियम। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है वह होता है 1/9 भाग। पानी के एक गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब वह बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर उतना ही होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। शरीर यदि तापमान 100 सेंटीग्रेड हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है, उसका घनत्व अधिक होता है। कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो उसका वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सागर के जल में नमक होने के कारण उसका घनत्व क्या होगा? अधिक होगा नदी के जल से, तो वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। स्थित विज्ञान संबंधित है विश्राम की स्थिति से। चलिए अगला चैप्टर है प्रकाश। तो प्रकाश का क्वेश्चन है 320 से 400 नैनोमीटर, 2 से 280, 280 से 320 नैनोमीटर और 400 से 600 नैनोमीटर में से वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक रहेगी
क्या होगा 200 से 280 नैनोमीटर। ठीक है। सौर विकिरण दिखता है 400 से 700 नैनोमीटर परास में। द्रव्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। द्रव्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा लगभग है 3900 आर्मस्ट्रांग से 7600 आर्मस्ट्रांग तक। मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है 5500 आर्मस्ट्रांग। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। कॉस्मिक किरण प्रकाश इलेक्ट्रॉन पर आधारित तरंग में वह जिसका वेग अधिकतम होगा प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुपात 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश वेग अधिकतम होगा निर्वात में। कांच निर्वात जलवायु में प्रकाश का गति न्यूनतम होगी कांच के बीच जाते हुए। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है 8.3 मिनट या 499 सेकेंड। प्रकाश तरंगों के बीच से कांच में जाने पर वो चर प्रभावित होती हैं, वह है तरंग दैर्घ्य एवं वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहती है उसकी आवृत्ति। आवृत्ति क्या रहती है? अपरिवर्तित रहेगी, तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होंगी। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है ठंडी में, उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए क्लास लगातार ले रहा हूँ। आप लोग भी जो है मेहनत के साथ पूरी क्लास को लें, पढ़ें, अच्छे से पेपर को करें। मेरे भी जुकाम और बुखार की तबीयत नहीं ठीक है, उसके बावजूद मैं सतत रूप से क्लास ले रहा हूँ आपकी। चलिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसका चाल बढ़ जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण द्वारा। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है? नियॉन। ठीक है। चलिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना का परिणाम है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। प्रकाश साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनने का परिणाम है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। प्रकाश तंत्र जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है परिघटना, जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तंतु प्रकाश की संचार में संकेत प्रवाहित होता है प्रकाश तरंग के रूप में। मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करने डॉक्टर हेतु प्रयुक्त इंडोस्कोप कार्य करता है प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। मृग मरीचिका का कारण क्या है? स्थलीय तापन एवं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में जाता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम क्या है? होलोग्राफी।
एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों का पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं सभी पारदर्शी माध्यम के। ध्वनि के पुनरुत्पन्न रिप्रोड्यूसिंग के लिए सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर प्रयुक्त होता है लेज़र बीम द्वारा। जब सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इन धनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का परिकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होता है। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के प्रवर्तित लघु रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। तो इसमें कौन से कथन सही है? 3 और 4। एक चलचित्र में पूरी फिल्म एक दूसरे से सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम पर सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। आँख के रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। इसमें कौन सा सही है? ए सही है लेकिन आर गलत। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद ही मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति मॉड्यूलन। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है वह होता है उल्टा और वास्तविक। एक आंख की अपेक्षा 2 आंख का होना अत्यधिक उपयुक्त है क्योंकि इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। पूर्व सूर्यग्रहण के दौरान सूर्य को सीधी देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच सकती है। इसका कारण है अल्ट्रावायलेट प्रकाश। सीधे तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण के कारण धूल का कण। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्घ्य से। सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी। नीला, हरा, लाल, पीला प्रकाश में सबसे उच्चतम ऊर्जा किसकी होती है? तो किसकी होती है? नीले प्रकाश की। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। तो इसमें ए गलत है परंतु आर सही है। सफ़ेद प्रकाश में सबसे कम विचलित कौन सा प्रकाश होता है? तो लाल प्रकाश होता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण अपवर्तन। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ये दोनों ही सही हैं
और इसकी सही व्याख्या करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड में वह जो कांच की गहरा नीले रंग प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग द्वि तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश के नीले दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय के समय सूर्य के लाल दिखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। तो उसमें से कौन से कथन सही है? पहला और तीसरा सही। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग प्रतीत होने के कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। सबसे अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है काला। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जलों के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि हरे रंग का प्रकाश हमें आँख से परिवर्तित करता है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव से। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत दर्पण के पी ध्रुव के बीच बिंब की प्रतिबिंबी प्रकृति होगी आभासी और सीधा। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए प्रसिद्ध दर्पण के रूप में प्रयोग होता है उत्तल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के काम में लिया जाता है अवतल दर्पण का। धूप से बचने के लिए छाते के रंग में संयोजन जो सबसे उचित है वह है ऊपर उजला नीचे काला। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या अनंत। जब किसी दर्पण के थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा से। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों के अलग करने का तरीका। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही कालक्रम है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए जो भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हुआ है परावर्तन, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। नीला, हरा, पीला, लाल रंग में इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है हरा। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्ण पथ होते हैं बैगनी और लाल। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो दोपहर के 12 बजे सूर्य पृथ्वी के एकदम सीधे ऊंचाई पे होता है तो किसी दिशा में इंद्रधनुष नहीं बनेगा। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस जैसा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा प्रतिबिंब संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होगा? 0.75 मीटर।
एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसे काम में लेते हैं? उत्तल लेंस को। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में सही कथन है। तो दूर दृष्टि दोष का कथन सही नहीं है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस किस में प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में उपयोग कौन लाया जाता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश से अंधेरे कमरे प्रवेश करता है तो कुछ समय के लिए इस पर दिखाई नहीं देता और धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती। इसका कारण पुतली के आकार में परिवर्तन, रेडॉप्सिन का विरंजक व पूर्ण विरेचन होता है। आँखों को अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस बनते हैं उत्तल लेंस से। आँखों में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। खोज बत्ती सर्च लाइट में दर्पण का प्रयुक्त होता हुआ है अवतल या नतोदर दर्पण। समान फोकस दूरी वाली कांच के दो लेंस जिसमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे गए। इस युग्म का व्यवहार होगा कांच की समचल चादर की भांति। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। आंखों के लेंस के फोकस दूरी होती है सिलेरिया मांसपेशियों के शीतलन संकुचन से। लेंस की शक्ति मापी जाती है किसमें? डायोप्टर में। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसका फोकस की दूरी कितना होगी? 50 सेंटीमीटर। धूप की चश्मे का पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर। आंखों के रेटिना के परंपरागत कैमरे के जिस भाग से तुलना की जाती है वह है फिल्म। मनुष्य की आंख में किसी भाग का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है दृष्टिपटल रेटिना। किसी अपारदर्शी वस्तु का उस रंग के कारण जिसे वह परावर्तित करता है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये है लाल, हरा, नीला। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पड़ता तब प्रकाश सारा रंग कैसे हो जाता है? सफ़ेद। काला, हरा, लाल, नीला में प्राथमिकी रंग नहीं है काला। 3 मूल रंग कौन से हैं? नीला, हरा, लाल। सूर्य के 7 रंगों की संख्या 7। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंगों के संदर्भ में हाला, भूला, लाल तथा नीला में विषम है भूरा। चलिए अगला चैप्टर आ गया ऊष्मागतिकी। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण गैस एवं द्रव में होता है। 100 सेंटीग्रेड से की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वाष्प द्वारा ऊष्मा अधिक दी जाती है। भाप से अधिक हाथ जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में अधिक गुप्त ऊष्मा होती है। एक बर्फ को 0 सेंटीग्रेड तापमान से 100 सेंटीग्रेड तापमान तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितना है? 720 कैलोरी। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के तापमान समान रहते हैं कितने पे? 40 डिग्री पे। वह बिंदु जिस पर फ़ारेनहाइट ताप का सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है 160 सेंटीग्रेड पे। मनुष्य के शरीर का ताप होता है 36.9 सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का ताप 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम
98.4 फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड में 36.89। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9। फ़ारेनहाइट पर तापमान 200 सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस पैमाने पर होगा 93.3। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पे 104 फ़ारेनहाइट। 50 सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल पे 122 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ठंडे देशों में पारक स्थान पर अल्कोहल को द्रव तापमापी द्रव के रूप में प्रयोज्यता दी जाती क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है। स्वचालित इंजन हेतु हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है इथिलीन ग्लाइकॉल। परंतु शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप 0 केल्विन या -273.5 सेंटीग्रेड। गर्म करने का विस्तारण गर्म का घनत्व पदार्थ का घनत्व घटता है। बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। समय की दृष्टि से पी और क्यू का तापमान 0 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड उतार चढ़ाव भी आरेख में दिखाया गया है। क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचेगा। थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से। थर्मोस्टेट का प्रयोजन ताप को स्थिर रखना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान को बनाए रखना है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ सुरक्षित नियत तापमान में 4 सेंटीग्रेड। जब सीले बिस्कुट थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। बर्फ पिघलने के लिए पेय में गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा होता है। ये आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके के प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहे का ऊष्मा का अच्छा चालक है। हवा का तापमान बढ़ता है तो उसका जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। तेज हवा वाली रात में रोशनी बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों की आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। कमरे में लगा हुआ अनुकूलित नियंत्रण करता केवल आता है तापक्रम। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित है वाष्पन शीतलन पर। कमरे को ठंडा किया जाता है संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। ऊंचाई वाले स्थान पर भोजन पकाने से उसमें नमक मिलाया जाता है। ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। ये आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ कुछ समय तक उसी तापमान रखने पर उसकी दीवारों पर परत लगाई जाती है। कौन सी परत लगाई जाती है? रजत परत। थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उसमें संचालन समन्वय या विकिरण द्वारा उसमें कोई हानि प्राप्त नहीं होती। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को प्रवर्तित करते हैं। जाड़ों में पहनने के लिए हमें सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। ए गलत है, बी सही है। जाड़े में हम रंगीन कपड़ों को वरीयता देते हैं। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। ये आर दोनों सही है, या का सही स्पष्टीकरण है। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का तापमान नियंत्रण रखने में।
गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल रखा जाता है वाष्पीकरण कारण। एक विशेष दिन ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। शुष्कता दशा संरहित है निम्न आर्द्रता से। ऊंचाई बढ़ने से साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है। जल के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। ये सही है या गलत? वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। हमारा रक्त वायुमंडल दाब से कुछ अधिक दाब डालता है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ये गलत है परंतु सही है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर खाना सेकता प्रयोग बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था हैंडल लगा होता है। एबोनाइट मजबूत होता है। ए बी दोनों सही है लेकिन ए बी के सही व्याख्या नहीं है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान निर्भर करेगा ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। जब पानी 0 से 10 सेंटीग्रेड गर्म किया जाता है तो इसका आयतन 0 से 4 सेंटीग्रेड तक घटता है फिर 4 से 10 तक बढ़ता है। यदि तापमान 9 सेंटीग्रेड से गिराकर 3 सेंटीग्रेड किया जाए तो जल का आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। पानी से भारी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। जल युक्त गिलास में तैरता है बल्ब का टुकड़ा जब पिघलता है तो वह पानी का स्तर वही रहेगा। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अधिक गर्म होती है क्योंकि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। बादल तथा पृथ्वी हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। शीत कोश में भंडारित फल अधिक समय तक चलते क्योंकि श्वसन की दर घट जाती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्तर छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई जाने पर गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊनी वस्त्र एक विशेष प्रकार के प्रोटीन बने होते हैं जो उसमें कुछ अलग होते हैं। ये सही है परंतु गलत है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में धन वेग कम हो जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे के थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड मूल्य आधा रहता है उसका पूर्ण मूल आयतन प्राप्त करने के लिए हमें गर्म किया जाए 327 सेंटीग्रेड तक। चलिए आगे देखते हैं। रेडियो तरंग, एक्स तरंग, प्रकाश तरंगों, ध्वनि तरंगों में से जो यांत्रिक तरंग है तो कौन सी इसमें यांत्रिक तरंग है? ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है। अगला है वायु में ध्वनि की तरंग होती है। वायु में ध्वनि की तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग। दीर्घ रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं। किससे परिवर्तित होती हैं? आयन मंडल से। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है आयनोस्फीयर से। रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तरों में से जो स्तर उत्तरदायी है वह है आयन मंडल। प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से वो तरंगे जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती। तो कौन नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
कॉस्मिक किरणों के संबंध में सही कथन नहीं है, वे विद्युत चुंबकीय तरंग होते। कॉस्मिक किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती हैं। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगें साधारण संचरित की जाती हैं अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। सक्सेसिव क्रस्ट उत्तरोत्तर रिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्घ्य। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एक्स किरणों को। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है रेडियो तरंगे। जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻⁻7 मीटर। रात्रि दृष्टि उपकरणों में प्रयोग किया जाता है औरक तरंगों को। दृश्य प्रकाश इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट माइक्रोवेव में दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग है माइक्रोवेव। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हैं। बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त नहीं करते क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा की बूंद रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं। वर्षा की बूंदें तरंगों की ऊर्जा की मूल दशा को विचलित करती हैं। उपरोक्त में से सही कथन है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? 1, 2 और 3 तीनों सही है। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रास है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। आंत के रोगों के निदान में उपयोग में किया जाता है एक्स किरणों का। सिटी स्कैन करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं एक्स किरणें। अगला चैप्टर है ध्वनि। माध्यमों जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का अवरोहीकरण तो सबसे ज़्यादा किस में रहेगा? इस्पात में, दूसरा जल में, तीसरा नाइट्रोजन। वायु, द्रव, धातु, निर्वात में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा धातु में। निर्वात, जल, वायु, इस्पात में ध्वनि का अधिकतम वेग इस्पात में। ठोस, जल और गैस में ध्वनि का तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है ठोस में। BAW, VW, BS क्रमशः वायु, जल, इस्पात में ध्वनि की गति है तो BAW से बड़ा है BW, उससे बड़ा है BS। ठीक है। लगभग 20 सेंटीग्रेड के तापमान पर पृथ्वी की गति हवा, ग्रेनाइट, पानी एवं लोहे में से अधिकतम रहेगी लोहे में। ध्वनि तरंगे ठोस, गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। ध्वनि आर पार नहीं चल सकती निर्वात में। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह रास जो अपरिवर्तित रहती है वो क्या है? आवृत्ति। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के माध्यम से कमी जो दूरी होनी चाहिए वह है 17 मीटर लगभग। ध्वनि का वायु में वेग 330 मीटर पर सेकंड। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का कोई माध्यम नहीं होता। विकिरण संवहन चालन जिसके माध्यम की आवश्यकता नहीं होता वो कौन सा है? विकिरण। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होती है। ध्वनि शैलों में केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं। तो इन दोनों में कौन से कथन सही है? ना तो एक सही है और ना दो सही है। प्रसरब वो ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य की सावरता की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। एक जैव पद्धति जिसमें परासरब ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी। चमगादड़ अंधेरे रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण
वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं, उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हृदय अपस्रव आवृत्ति पर कंपन करता है। ध्वनि की गैस में द्रव ठोस में तुलना में अधिक होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। परासरब ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इन कथनों में से कौन से सही हैं? तो 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण नुकसान होता है। किसका होता है पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण? ओजोन परत का। समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जो जा रहे वायुयान की चालक की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। ध्वनि की गति परावर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो कथन एक गलत है, परंतु आर सही है। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, किसमें मापी जाती है प्रबलता? आयाम में। डेसिबल प्रयोग में लाया जाता है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को मापने के लिए। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह होती है लगभग 30 डेसिबल। 100 डेसिबल का नॉइस की प्रबलता स्तर संगत होता है यंत्र कारखानों के शोर से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 डेसिबल। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है 85 डेसिबल। मनुष्य के मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ सुनता है तो वो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती। इसका कारण ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम रहती है। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? इसमें केवल एक कथन सही है, बाकी दोनों गलत हैं। जब सितार, बांसुरी एवं एक स्वर बजाया जाता है तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद किया जाता है केवल ध्वनि गुणता या क्वालिटी के अंतर के कारण। अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। दीवारें, छत एवं धरातल से अपवर्तित ध्वनि परावर्तन हो सकता है। तो इसमें ए आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। चलिए इंफ्रारेड एक्स किरणें दृष्टिगोचर प्रकाश रेडियो तरंगों में से तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है रेडियो तरंगों की। एक से टीवी को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है अवरक्त विकिरण रेडियो तरंगों का। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जिस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है वह है अवरक्त विकिरण। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलन द्वारा। टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रसारित करने के प्रयुक्त तकनीक आवृत्ति आरोपण। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज। रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय। ए गलत है परंतु आर सही। एक 100 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो
5 रुपये पर यूनिट की दर से विद्युत पर खर्च होगा। तो इसके बारे में आपको किलो वाट आवर के बारे में पढ़ाया गया था। तो 10 वाट है, 10 घंटे, तो 1000 वाट हो जाएगा, 1000 वाट आवर हो जाएगा। तो 1000 वाट आवर बराबर 1 किलो वाट आवर, जिसको 1 यूनिट कहते हैं। तो आपका 1 यूनिट का दाम कितना हो गया? 5 रुपये यूनिट। अगला क्वेश्चन भी वही है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 10⁻6 जूल। 100 वाट के बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाए तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 10 वाट, 100 वाट है, कितने घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए। तो 400 वाट हुआ। तो ये कितना हुआ? 1 किलो वाट आवर, 1000 वाट आवर का 1/4 है। तो इसलिए यहाँ पर कितना यूनिट होगा? 0.4 यूनिट। अगला है, बिजली की खपत का बिल आधारित होता है किलोवाट पर घंटा वाटेज के मापन पर। 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिनों में बिजली खर्च होगी। तो यहाँ पर 5 घंटे प्रयोग हो रहा है, 6×5 300 वाट आवर हो गया 30 दिन के लिए। तो इसमें 300 में 30 का गुणा कर देंगे तो कितना हो गया? 9000 किलोवाट आवर, 9000 वाट आवर, सॉरी किलोवाट आवर नहीं, 9000 वाट आवर। कितना हो गया? 9 किलो वाट आवर हो गया। तो 9 यूनिट के बराबर हो गया। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है तो सही कथन है। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। ठीक है, यहाँ पर 2 बल्ब लगे हैं जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, वो ज़्यादा तेज से प्रकाशमान होगा, और ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला कम प्रकाश से प्रकाशमान होगा। 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है बल्ब की शक्ति। तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी? शक्ति बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 220 गुणे 0.5 110 वाट। तो समांतर प्रतिरोध वाली सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान। तो इसको आप किससे सॉल्व करेंगे? समांतर प्रतिरोध के फार्मूले से 1/R = 1/R1 + 1/R2। इसको लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है डायनमो तथा विद्युत मोटर। डायनमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वास्तव में है ऊर्जा का परिवर्तक होता है। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है मैकेनिकल ऊर्जा को। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो उसमें की कोई हानि नहीं होती। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक में बदलने वाली युक्त विद्युत मोटर। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वो कहलाता है बैटरी। कम वोल्टेज पे कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वो अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। फैराडे स्थिरांक का सार्वभौमिक स्थिरांक वह धातु जो रोशनी के बल्बों में
फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है टंगस्टन। निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर और कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है 2000 से 2500 सेंटीग्रेड। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, ये आवाज़ पृथ्वी तक भेज देते। ये दोनों सही है और दोनों का ए आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। 3 बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ा जाना चाहिए। किससे जोड़ना चाहिए? अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए। विद्युत उपकरणों में अर्थ का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है? सुरक्षा कारणों के लिए। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वो है समान विभव पर या समान वोल्टेज पर। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी। माइका, तांबा, स्वर्ण, चांदी में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है चांदी। मेंज विद्युत पर्याय में फ्यूज का प्रयोग सुरक्षा युक्त के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में कथन है यह गलनांक निम्न आवश्यक है। फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का इसमें प्रभाव। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता उच्च प्रतिरोधकता शक्ति, निम्न गलनांक। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के उपयोग लाए जाने वाले फ्यूज तार जिस धातु की बनी होता है उसका गलनांक कम होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। हैलोजन लंप का तंतु होता है टंगस्टन और सोडियम की मिश्र धातु का। एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। ये सही है परंतु तार गलत है। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समांतर क्रम संबोधन है। घरेलू विद्युत सप्लाई द्वारा काले रंग का आवरण युक्त तार है उदासीन तार। मानव शरीर से उसके विद्युत प्रतिरोध के प्रमाण की कोट है 10⁴ ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में होती है आर्गन के साथ मैंगनी वेपर। CFL का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। एक बिजली के बल्ब के अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिमान दिया जाता है क्योंकि फ्लोरोसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब के अपेक्षा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है। श्वेत प्रकाश नली में पैदा करते हैं मरकरी अणु को दोलित करके। विद्युत बल्ब के अंदर होती है नाइट्रोजन तरह आर्गन गैस। प्रदीप्त नलिकाओं के साथ चोक असंजीत है। चोक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाती है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प और संपीड़क का प्रयोग करता है जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। CFL का औसत जीवन अवधि LED लैंपों से बहुत अधिक होती है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो 1 और 3 सही। एक तार में बहती हुई विद्युत धारा विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति कितनी गुना बढ़ जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगी। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं AC वोल्टेज का अपचयन करने के लिए। ठीक है। ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई या अपचाई करने के लिए। AC जनित या DC जनित में एक मूलभूत अंतर है यह है कि AC जनित में स्लिप रिंग्स होती हैं, सर्पी वलय होते हैं, जबकि DC जनित में दीप परिवर्तन या कम्यूटेटर होता है। मोबाइल चार्जर क्या है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा उपयुक्त नहीं है स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु। विद्युत खपत बढ़ाने
के क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिकल कैटल। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण भूकुरोट के अंदर का चक्रक धारा है। चलिए, अगला चैप्टर है चालकता। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। वह तापमान जिस पर अतिचालकता अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत हो। सामान्य तापमान पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप है लगभग 133 केल्विन। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन पर ताप पर होती है 0। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स के द्वारा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। निकट अतीत में हिग्स बोसान के कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कण की खोज का यह महत्व कि यह हमें समझाने में मदद करता है कि मूल कणों में साहित्य क्यों होती है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विरोध प्रतिरोध हो जाता है संपूर्ण अनंत। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी में अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर प्रयोग में आती है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम, रेडियम में से ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्विस प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। तड़ित चालक को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों की वरीयता दी जाती है। लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। ये आर दोनों सही है, ये आर की सही व्याख्या करता है। तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसे अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम। भारत सरकार ने झामा के निर्यात में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसमें धातु ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता हुआ तत्व है जर्मेनियम। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, चांदी तथा सीसा में से वह तत्व जो अर्धचालक है सिलिकॉन। चलिए, अगला चैप्टर है नाभिकीय भौतिकी। मेसान की खोज किसने की? हिडेकी युकावा। पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन और UF हेस। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत HA बेथे। प्यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण GT सीबोर्ग। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। AR दोनों सत्य है। R सही स्पष्टीकरण है। ठीक, वह कारण जिसके आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद का सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है। माइक्रोवेव फोटॉन। साइक्लोट्रॉन प्रयुक्त किया जाता है प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए। पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि की जा सकती है प्रस्फरण गणक द्वारा। दृश्य किरणें, एक्सरे, पराबैंगनी अवरक्त किरणों में से सर्वाधिक ऊर्जा होती है एक्सरे में। ऊर्जा में विद्युत चुंबकीय विकिरणों को आरोही क्रम रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अवरक्त विकिरण, दृश्य विकिरण, पराबैंगनी, एक्सरे, गामा विकिरण। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से। सितारों में अच्छे ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा है नाभिकीय संलयन। एक कृत्रिम उपग्रह से विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर सेलें। सोलर सेल में उपयोग किया जाता है
सेल का, सिलिकॉन का। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल। फोटो वोल्टीय सेल होते हैं सौर ऊर्जा से। नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है क्योंकि विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रियाओं में तुरंत हिस्सा लेते हैं। द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। विखंडन प्रक्रिया में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे विखंडन की शुरुआत करता है। निम्न में से कौन कथन सही है? 1 और 3 सही है। परमाणु रिएक्टर क्या है? एक आणविक भट्ठी है। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित में कथनों का विचार करिए। वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। साधारणतः उनको टोकामाइक डिजाइन होती है। वो बहुत अधिक तापमान पर काम करते हैं। तो इसमें कौन सही है? 2 और 3 सही है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। आधुनिक और वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचारक प्रभाव के रूप में उभर रही हैं। वास्तव में रेडियो आइसोटोप्स हैं। एक रेडियोधर्मी तत्व नाभिकीय ईंधन जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, थोरियम। भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त नवाचार का समर्थन करने के हितार्थ है रासायनिक परमाणु रिएक्टर INA के रक्षा उपायों का अधीन आ जाते हैं। भारत में कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य सुरक्षा के अधीन नहीं रखे क्योंकि कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। ठीक है। कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम तत्वों में परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता। कैडमियम, मोनेजाइट, थोरियम, बेरिलियम, क्रोमियम में से अणु शक्ति से संबंधित खनिज नहीं है। क्रोमियम, यूरेनियम, थोरियम, रोडियम, हीलियम में से ईंधन नहीं है। हीलियम, यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम, प्लूटोनियम में से नाभिकीय ईंधन के प्रयोग नहीं किया जा सकता। कैल्शियम, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, लेड में से परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता। लेड का। जर्कोनियम, यूरेनियम, मोलिब्डेनम, बेरिलियम में से न्यूक्लियर बम बनने के लिए उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। रेडियोधर्मिता तक संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से एक। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम आधारित है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम विकसित किया एडवर्ड टेलर द्वारा। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसे रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का एक घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद सीधा या लेड है। रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में लगने वाला समय क्या है? 8 महीने। किसी भी विघटन नाभिक तत्व को अर्धायु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष के बाद विघटन नाभिक पदार्थ का जो अंश बचा है वो है 1/16। यूरेनियम 233, 234, 35, 39 में से यूरेनियम समस्थानिक जो परमाणु संयंत्र में बिजली उत्पादन के इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम 235। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। तो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? इन तीनों को। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाता तो चेन श्रृंखला प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान के बार्क के वर्तमान निदेशक अजीत कुमार मोहंती, 12 मार्च 2019 से। ध्रुव पूर्णिमा साइरस हैं भारतीय शोध रिएक्टर।
भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयुक्त होता है यूरेनियम 238। कल्पक्कम प्रसिद्ध है परमाणु संयंत्र के कारण। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कल्पक्कम। एक्सीलेंस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता। कल्पक्कम तमिलनाडु में है। नरोरा उत्तर प्रदेश। काकरपारा गुजरात। ट्राम्बे महाराष्ट्र। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतभाटा कोटा। नरोरा उत्तर प्रदेश। मद्रास कल्पक्कम कैगा कर्नाटक। भारत का परमाणु संयंत्र जो चौथी भूकंप पेटियों में अवस्थित है नरोरा। तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों में जितनी इकाइयां लगाने पर राजी हुआ वो हैं 6। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है प्लूटोनियम। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो शीतला प्रयोग में लाया जाता हुआ है द्रवित सोडियम। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है मंदक की तरह। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारा पानी एवं सादा पानी। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण द्वितीय परीक्षण किया गया था 11 मई 1998 को। मई 1998 में पोखरण में भारत की 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। पोखरण स्थित है राजस्थान में। इस तरीके से दोस्तों आपका पूरा फिजिक्स समाप्त हुआ। ये एक विस्तृत क्लास हमने बनाई है, एक फास्ट, और अगर आप पूरी क्लास लेते हैं क्लासरूम में विस्तृत थ्योरी के साथ तो आपका लास्ट समय में ये आपको एक कॉम्पैक्ट रिवीजन क्लास है। आप इसको अवश्य देखें, आपको पूरा फिजिक्स एक बार में कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जेडी इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।